सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आ चुका है फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ द हेमेटोलॉजी लेक्चर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीमोस्टेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हीमोस्टेसिस के साथ। तो सबसे पहले हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस का मतलब है वो सभी प्रोसेसेस जो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं और स्टॉप करते हैं, और साथ ही साथ उस ब्लड को हम लोग एक डैमेज्ड ब्लड वेसल के अंदर रहने देते हैं। सो नेचुरली क्या हो रहा है कि ब्लड जो है हमारे शरीर में क्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है। और उस चीज़ को करने के लिए, और जो भी क्लॉट हो जा रहा है, अगर ब्लड डैमेज हो रहा है, वेसल्स डैमेज हो रहा है, तो ब्लड जो है उसको हम लोग ब्लीड होने से कैसे रोकते हैं, और ब्लड को हम लोग डैमेज वेसल के अंदर ही रहने देते हैं। तो ये सभी प्रोसेस जो ये सब कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हीमोस्टेसिस। तो नेचुरली देखो क्या है, हमारे ब्लड में क्या होता है, जब हम लोग का हाथ कटता है या कुछ भी कट्स वुंड्स होता है तो ब्लड निकलता है और क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी तो ब्लड्स है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है, लेकिन नेचुरली क्या ब्लड क्लॉट होता है ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता है। इसका रीजंस क्या है? तो इसके पीछे 3 मैकेनिज्म है। तो कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो कि ब्लड को नेचुरली थिन रखते हैं और क्लॉट नहीं होने देते हैं? तो सबसे पहला चीज़ कि देखो, जो भी तुम्हारा एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम सिक्रीट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ ही साथ प्रोस्टासाइक्लिन, दैट इज PgI2। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट कर देता है, प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट करता है। तो प्लेटलेट्स इनएक्टिवेट रहेंगे तो क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, हमारे शरीर में होता है प्रोटीन C, ठीक है, जो कि इनएक्टिव होता है, लेकिन थ्रोम्बिन, दैट इज द फैक्टर नंबर 2 की मदद से तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पार्ट में। और ये एक्टिव प्रोटीन C जो है फैक्टर नंबर 5 और 8 को इनएक्टिव करता है, जिसके कारण कैस्केड पाथवे बंद रहता है और इसके कारण तुम्हारा क्लॉटिंग नहीं होता है। ये था दूसरा मैकेनिज्म। तीसरा मैकेनिज्म ये है कि हिपैरन सल्फेट के साथ अटैच्ड है एंटी थ्रोम्बिन 3। ये एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है? ये एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है 2, 9, 10 ये 3 फैक्टर्स को इनहिबिट करके रखता है। इसके बाद तुम्हारा आता है स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस। तो टोटल होता है 5 स्टेजेस, जिसमें से हम लोग देखेंगे। तो पहला होता है वैस्कुलर स्पैज्म, दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा होता है तुम्हारा कोएगुलेशन, चौथा होता है तुम्हारा क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, और लास्ट होता है फिब्रिनोलाइसिस। तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहला होता है वैस्कुलर स्पैज्म। नाम सुनो, स्पैज्म मीन्स कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो वैस्कुलर स्पैज्म में 3 स्टेप्स, पहला एंडोथेलियन रिलीज, दूसरा मायोजेनिक मैकेनिज्म, तीसरा नोसिसेप्टर एक्टिवेशन। तो क्या हुआ, जैसे मान लो डैमेज हुआ, तुम्हारे ब्लड वेसल में कुछ डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद एंडोथेलियम हो गया डिसरप्ट, एंडोथेलियम में हो गया डैमेज, तो उसके कारण जो अंदर में जो कोलेजन फाइबर था वो एक्सपोज हो गया, वो प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा, मान लो एंडोथेलियम, ये डिसरप्ट हो गया, डिसरप्ट हुआ, नीचे कोलेजन का लेयर क्या हो गया, एक्सपोज हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, प्लेटलेट को अट्रैक्ट किया। साथ ही साथ जब एंडोथेलियम डैमेज हुआ तो वो रिलीज़ किया एंडोथेलिन, एंडोथेलिन एक रिलीज़ किया। ये एंडोथेलिन जा करके तुम्हारे स्मूथ मसल सेल्स थे उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, दैट इज कॉल्ड स्पैज्म, है मायोजेनिक एक्टिवेशन मैकेनिज्म, ये करवाया। साथ ही साथ ये तुम्हारे जो भी नर्व एंडिंग्स थे, नोसिसेप्टर्स था, उसको एक्टिवेट किया, ठीक है। तो एंडोथेलियम डिसरप्ट हुआ, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट किया नीचे के कोलेजन के कारण, दूसरा एंडोथेलिन का रिलीज हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराया स्मूथ मसल सेल्स का, और नोसिसेप्टर का एक्टिवेशन कराया, ठीक है, पेन फाइबर्स का। अब आता है दूसरा स्टेप, दैट इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। नाम से पता चलता है कि प्लेटलेट्स जो अट्रैक्ट हुआ था, कोलेजन का जो प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हुआ था, वो क्या किया, एक प्लग का फॉर्मेशन किया ताकि तुम्हारा जो भी लीकेज ना हो ब्लड का। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये एंडोथेलियम डैमेज है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आया, बहुत सा प्लेटलेट्स आ गए। अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर का। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या है? ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन तुम्हारा कोएगुलेशन में कैसे इन्वॉल्व है वो चीज़ देखो प्लेटलेट प्लग में। तो ये तुम्हारा एक प्लेटलेट है, ये भी प्लेटलेट है, ये तुम्हारा वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है, ये भी वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है। तो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर क्या करता है, प्लेटलेट्स के साथ इंटरेक्ट करता है वाया GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। और तुम्हारा 2 प्लेटलेट्स कैसे करता है एक दूसरे से इंटरेक्ट, तो ग्लाइकोप्रोटीन 3A से या 2B, 3A 2B से करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्लेटलेट का एडिशन हुआ, जब एडियर हुआ था कोलेजन एक्सपोज होने के कारण, जब प्लेटलेट एडियर हुआ चिपका इससे जाकर के, तो प्लेटलेट से निकला ADP और थ्रोम्बोक्सिन A2, प्लेटलेट पहले जाके अटैच हुआ, फिर प्लेटलेट से निकला तुम्हारा थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP। ये प्लेटलेट का एक्टिवेशन कराया। प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन का मतलब है कि उसका कंटेंट उससे निकला, डिस्चार्ज हुआ प्लेटलेट से कंटेंट्स का, दूसरा प्लेटलेट्स का शेप चेंज हो गया, इसके कारण प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ, प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक गया, और वहाँ पर टेम्पररी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन हुआ।
हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन हुआ, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो गया, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड जो है वहीं वेसल के अंदर है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप, दैट इज द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तीसरा आता है कोगुलेशन स्टेज। तो सबसे पहले तुम्हारा वैस्कुलर स्पैज्म हुआ, जिसके कारण कि तुम्हारा एंडोथेलियम जो दो डैमेज हुआ फिर थोड़ा नज़दीक आया, ताकि ब्लड का तुम्हारा एक्स्ट्रावाइजेशन ना हो, ब्लड कहीं बाहर ना सीप कर जाए, ब्लड वेसल से बाहर निकल ना जाए। फिर वो थोड़ा नज़दीक है, उसके बाद वहाँ पर प्लेटलेट का प्लग का फॉर्मेशन हुआ। प्लग फॉर्मेशन जब हुआ तो वहाँ पर टेम्प्रेरी सील हो गया। इसके बाद कोगुलेट होगा ब्लड क्या होगा, कोगुलेट करेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा वो जो डैमेज एरिया है वो फिर ठीक होगा। तो कैसे होगा, पहले कोएगुलेशन कैसे होगा, देखो कोएगुलेशन हम लोग जब पढ़ते हैं, जब तुम लोग प्रैक्टिकल्स में इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, BTCT करते हो, वहाँ कोएगुलेशन के बारे में पढ़ोगे। तो कोएगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम से सेमेस्टर्स में। तो कोएगुलेशन का 2 पाथवेज होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। समझ में आ रहा है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। तो इन वीवो कैसे ट्रिगर होगा, यानी विद इन द बॉडी तुम्हारे कैसे ट्रिगर होगा इंट्रिंसिक सिस्टम में, विद इन द बॉडी कैसे होगा, इन वीवो मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर। तो पहला तो कि तुम्हारा डैमेज हो जाए, एंडोथेलियम भाई डैमेज हो गया तो एक्सपोज हो जाए कोलेजन। दूसरा ये है कि ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, 2 कंडीशन हो गया। फिर आता है इन विट्रो, यानी तुम्हारी बॉडी के बाहर कैसे होगा। तो बॉडी के बाहर ये है तुम्हारा कंडीशन कि ब्लड जब ग्लास स्लाइड में के कंटेक्ट में आ जाए, मान लो तुमने ब्लड कलेक्शन ट्यूब लिया, ठीक है, वो तो ग्लास का बना है, उस वजह से तुम ब्लड डाले, तो ब्लड जैसे ही कांटेक्ट में आता है ग्लास के, वैसे ही उसका इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि जब तुम्हारा ब्लड स्लाइड्स में तुम ब्लड ले रहे हो, वहाँ पे कोएगुलेट कर रहा है ब्लड, तो कौन सा पाथवे से काम कर रहा है, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। तो इसका आंसर है इंट्रिंसिक। तो ग्लास स्लाइड से तुम्हारा जब हो रहा है कोएगुलेशन, दैट इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सिस्टम। फिर आता है एक्सट्रिंसिक सिस्टम। एक्सट्रिंसिक सिस्टम होता है जब इंजरी के कारण होता है, इंजरी के कारण, चाहे तो आप ब्लड वेसल वॉल का इंजरी हो, चाहे दूसरे बॉडी टिश्यूज़ में इंजरी हो जाए, तब वहाँ पर होता है, ठीक है। अब आता है इसमें तुम्हारा कैसे होता है दोनों ही पाथवेज में। तो दोनों ही पाथवेज में अलग अलग पाथवेज आते हैं और एक लास्ट में कॉमन पाथवे आता है, जो कि फैक्टर नंबर 10 से शुरू होता है, जो कि कॉमन पाथवे होता है। तो इस पाथवे को याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, जो कि शुरू होता है अलग दोनों ही पाथवेज में, एकदम ईजी सा ट्रिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक में शुरू हुआ तुम्हारा 12, फिर आया तुम्हारा 11, 12, 11, फिर तुम्हारा आया 10। तो 12, 11 और 10 ऐसे याद करो, 12, 11, 10, ठीक है। 11 से 10 आने में तुम्हारा 8 लगता है, बट तुम ऐसे याद करो 12, 11, 10, ठीक है। तो 12 एक्टिवेट हुआ, 12, फिर हुआ 11, फिर हुआ 10, ये 10 तक तुम्हारा कॉमन चलेगा। फिर और तुम अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में, तो 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होता है। जब कोई बॉडी वेसल रप्चर हुआ, डैमेज हुआ, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज होता है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, तो एक प्रोटीन फॉस्फोलिपिड का मिक्सचर है, ठीक है। तो 3 फैक्टर नंबर 3, फिर 3 से तुम्हारा 7 और फिर 10। तो 3, 7, 10, 12, 11, 10। इसको कैसे याद करोगे, तो 12 फिर एक माइनस कर दो 11, फिर आ गया 10, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, 3, 7, तीनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 3 + 7, तो ये हो गया 10। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो, 3, 7, 10, 12, 11, 10। अब 10th फैक्टर से तुम्हारा शुरू होता है कि 10th फैक्टर से कॉमन पाथवे हो गया, 10th के बाद तुम्हारा दोनों में सेम होगा। तो तुम्हारा 10th वाला जो फैक्टर है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन जो है 13th इसके ऊपर फैक्टर लगेगा, ये फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। क्या कर देगा, फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। फिर फिब्रिन तुम्हारा क्लॉट रिट्रैक्शन कराएगा और तुम्हारा सीरम को में उसको डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। ये आगे हम लोग देखेंगे फिब्रिनोलाइसिस कैसे होता है। तो ये हम लोग समराइज कर सकते हैं कि इंट्रिंसिक में 12, फिर 11, फिर 10 के ऊपर आया, ठीक है, कॉमन पाथवे हो गया 10th। फिर यहाँ पर एक्सट्रिंसिक में 3 + 7, 7 था, उसके बाद 7 से 10 हो गया। फिर ये तुम्हारा नीचे आया। अब देखो 10 से तुम्हारा 2, 10 से 2 को ये कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको कैसे हुआ। तो यहाँ पर भी एक चीज़, इसको भी एक तरह से ट्रिक से याद कर सकते हो। ये 10 है, 10th फैक्टर है, यहाँ पर इसके ऊपर लग रहा है 5th फैक्टर, फिर ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, फिब्रिनोजिन 1 होता है, ठीक है। तो ये 10, ये 5, ये 2, ये 1, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 10 = 5, यानी फैक्टर नंबर 5 × 2 × 1, यानी कि फैक्टर नंबर 5 × 2 × 1, ठीक है। तो फैक्टर ऊपर का दोनों कॉमन पाथवेज को याद करने का तरीका समझ गए, नीचे का पाथवे को याद करने का तरीका ये है कि 10 जो है वो 5 की मदद से 2 को पहले एक्टिवेट कर रहा है और फिर 2 जो होता है 1 को एक्टिवेट कर रहा है। तो 5, 2, 1 मल्टीप्लाई करो 10, तो 10 से आ रहा है। अब इसके बाद आता है चौथा पार्ट, दैट इज दी क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर।
अब देखो क्लॉट बन गया, ठीक है, क्लॉट बन गया तुम्हारा, कोएगुलेशन के बाद क्लॉट बन गया। अब क्लॉट बन गया तो प्लेटलेट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ पीडीजीएफ का रिलीज होता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये क्या करता है कि जो भी डैमेज कोलेजन फाइबर्स और स्मूथ मसल्स थे उनको रिपेयर करता है, ठीक है। साथ ही साथ और रिलीज क्या करता है, वीईजीएफ, वेस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर्स। तुम्हारा एंडोथेलियम देखो डैमेज हुआ था तो उसको भी रिपेयर करेगा। अब देखो हो ही बेसिकली ये रहा है कि जो भी डैमेज हुआ था वो सब रिपेयर हो रहा है। ब्लड को हम लोगों ने रोक लिया बाहर जाने से, वहाँ पे क्लॉट करवा के रोक दिया ब्लड को। अब जो डैमेज हुआ उसको भी तो ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम्हारा पीडीजीएफ है और वीईजीएफ है जो कि इसको पूरी तरह से रिपेयर कर देगा। अब लास्ट आता है फिब्रिनोलाइसिस। अब उस क्लॉट को बने तो रहने नहीं देना हम लोग, क्योंकि फिर वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा। तो फिब्रिनोलाइसिस करना है, यानी कि जो क्लॉट बन गया उसको डिसॉल्व कर देना है, रिपेयर हो चुका है अब उसको हटा देना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो फिब्रिनोलाइसिस कैसे देखो हो रहा है, तो यहाँ पर देखो ये प्लेटलेट प्लग था, इसके ऊपर फिब्रिन का मेश बना। कोगुलेशन में हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पर कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा था, तो ये कैसे बना था, यही फिब्रिन का एक पूरा मेश बन गया था, एक जाल की तरह बन गया था प्लेटलेट प्लग के ऊपर। अब हुआ ये कि प्लाज्मीन लगा, प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मीन बना, किसकी मदद से, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की मदद से प्लाज्मिनोजेन जो था वो प्लाज्मीन बना। ये प्लाज्मीन एक एंजाइम की तरह काम करता है और ये हमारे फिब्रिन मेश को डाइजेस्ट कर जाता है। अब फिब्रिन को डाइजेस्ट करता है तो इससे निकलता है जो प्रोडक्ट्स, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। इसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है डी डाइमर। क्या होता है, डी डाइमर। देखो अभी कोविड के टाइम पर भी डी डाइमर का बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहा था, उसकी वैल्यू पता करते। क्यों पता करते हैं, क्योंकि डी डाइमर का अगर तुम वैल्यूज़ पता कर लोगे तो उससे तुमको ये पता चलेगा कि तुम्हारे बॉडी में इंटरनली कितना ज़्यादा क्लॉटिंग हो रहा है, ये क्लॉट बन रहा है, टूट रहा है। तो इससे तुम्हारे शरीर में ब्लड में क्लॉटिंग कितना हो रहा है, ब्लड में तुम्हारा क्लॉट्स कितना बन रहा है, ये टूट रहा है, इसका पता चल सकता है। तो ये चीज़ तुम्हारे डायग्नोसिस में बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये डी डाइमर के अमाउंट से पता चल जाता है। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है एक तरह का डी डाइमर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा चारों 5 मैकेनिज्म इसका। पहला था तुम्हारा कि वेस्कुलर स्पैज्म क्या होता है, दूसरा था प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन, तीसरा कोएगुलेशन, चौथा था तुम्हारा क्लॉट का रिट्रैक्शन और रिपेयर, पांचवा था फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्लिनिकल पार्ट, हालांकि ये फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। तो जैसे क्लोपिडोग्रिल एक ड्रग है जो कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के वक्त हम लोग पढ़े थे कि एडीपी रिलीज करता है, प्लेटलेट्स एडीपी को रिलीज करता है, तो उसको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगा, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लोपिडोग्रिल का काम है। तो क्लोपिडोग्रिल क्या कह सकते हैं हम लोग, एंटी प्लेटलेट ड्रग कह सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटलेट के प्लग को फॉर्मेशन को रोक रहा है। एडीपी क्या करता था, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराने में और हेल्प करता था। तो ये तुम्हारा क्लोपिडोग्रिल क्या हो गया, एक तरह का एंटी प्लेटलेट ड्रग हो गया। इसके अलावा एस्पिरिन क्या करता है, तो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है ना। हालांकि एस्पिरिन में भी फर्दर लो और हाई डोज होता है, बट एक जनरल बता रहे हैं कि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन नहीं होता। तो एस्पिरिन भी क्या एक तरह का एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो कि तुम्हारा दिया जाता है हम लोग को जब ऐसा कंडीशन होता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, ठीक है। ये था पूरा हीमोस्टेसिस का। और ये जो फ्लो चार्ट तुम देख रहे हो ये तुम्हारा पूरी तरह से एक तरह का उसका पूरा समराइजेशन है कि कैसे तुम्हारा इंजरी होता है ब्लड वेसल को या उसके वॉल को, तो क्या क्या मैकेनिज्म तुम्हारे बॉडी में है उसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले तुम देखो कि जब इंजरी हुआ वेसल वॉल में, तो सबसे पहले तो तुम्हारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स का रिलीज़ हुआ, प्लेटलेट से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का रिलीज़ हुआ। क्या हुआ, जैसे डैमेज हुआ तुम्हारा वेसल, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो ब्लड रुक जाएगा वहाँ पे। ऑब्वियसली डैमेज हो गया तो वहाँ से ब्लड अगर पास होना शुरू हो गया तो ब्लड क्या होगा, सीप करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वेसल के बाहर जाएगा। तो पहले ब्लड को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। उसके बाद लोकल मायोजेनिक स्पैज्म होगा, जो हम लोग पढ़े थे अभी, मायोजेनिक स्पैज्म होगा ताकि तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए एंडोथेलियम, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड बाहर नहीं जाएगा। तीसरा नर्वस रिफ्लेक्स होगा, पेन रिसेप्टर सिनोसिसेप्टर एक्टिवेशन हम लोग पढ़े थे। फिर दूसरा चीज़ क्या होगा कि एंडोथेलियम डिसरप्ट हो गया, ठीक, डिसरप्ट हो गया, जिसके कारण कोलेजन एक्सपोज हो गया, प्लेटलेट्स अट्रैक्ट हुआ, फिर तुम्हारा प्लेटलेट एडिशन हुआ, फिर एक्टिवेशन हुआ, फिर तुम्हारा प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, जो हम लोग पहले पढ़े थे उसी को एक तरह से फ्लो चार्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये कोलेजन जो एक्सपोज हुआ इससे इंट्रिंसिक सिस्टम, फिर से इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक, इंट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसके साथ साथ तुम्हारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज हुआ, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे ना, यहाँ पर देखो यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन था, ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो उसका रिलीज़ हुआ। उसका रिलीज होने के कारण क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ये दोनों मिलकर क्या करवा दिया, कोएगुलेशन करा दिए। इसके कारण तुम्हारा फिब्रिन का फॉर्मेशन हुआ,
बाद में फिब्रिन तुम्हारा हट गया और तुम्हारा फिब्रिनोलाइसिस भी हुआ। अब यहाँ पे एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, यहाँ पर देखो जब एक चीज़ हम लोग लिखे हैं टेम्पररी प्लग का फॉर्मेशन और एक होता है डेफिनेटिव प्लग का फॉर्मेशन। टेम्पररी तो अभी हम लोग पढ़ लिए थे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जब फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है ना, जब फिब्रिन आ जाता है तो वो डेफिनेटिव प्लग फॉर्मेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि जो टेम्पररी प्लग होता है वो तुम उसको जब एंटीकोगुलेंट्स दोगे, हेपेरिन दोगे तो उससे रिमूव नहीं होगा, ठीक है। जब तुम हेपेरिन या कोई भी एंटीकोगुलेंट दोगे तो टेम्पररी प्लग नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा डेफिनेटिव प्लग बनेगा तो वो तुम्हारा रिमूव हो जाएगा एंटीकोगुलेंट्स। यही डिफरेंस है। जब फिब्रिन नहीं आया है तो उसको कहते हैं टेम्पररी प्लग। जब फिब्रिन आ चुका है, फिब्रिन का जाल बन चुका है उस प्लेटलेट के प्लग के ऊपर, तो दैट इज कॉल्ड डेफिनेटिव प्लग। क्या डिफरेंस है? तो जो तुम्हारा टेम्पररी प्लग है वो एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन से नहीं हटेगा। तुम कोई भी हेपेरिन दे दो, एंटीकोगुलेंट ले लो, डाइक्यूमेरॉल डाल दो, तो वो तुम्हारा टेम्पररी प्लग नहीं जाएगा। लेकिन वही जो तुम्हारा डेफिनेटिव प्लग है जो फिब्रिन वाला है वो हट जाएगा एंटीकोगुलेंट से। सो ये था पूरी तरह से तुम्हारा हीमोस्टेसिस के बारे में। जो भी पाथवेज था उसको हम सारी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो एक बार फिर से एक बार बुक से भी देख लेना, और आई थिंक हीमोस्टेसिस से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, जो भी इंपॉर्टेंट सब इसमें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले फाइनल वीडियो में इस सीरीज़ का, जो कि होगा इम्यूनिटी के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी के बारे में भी नहीं जानना है फर्स्ट ईयर में, तो जो बेसिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इनेट इम्यूनिटी, बहुत बार क्वेश्चन इसके बारे में रिपीटेड पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको हम लोग डील करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।